नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके जो मेन पॉइंट वाला प्रश्न है जो इसको हम देखने वाले हैं। पहला ये प्रश्न देखिए आप, किस किस तरह से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। अथवा में देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की चर्चा कीजिए, या फिर हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा का संक्षिप्त परिचय लिखिए। या इस तरह भी पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विचार कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है, लेकिन आधुनिक काल में इसका परिवर्तन से अर्थ है कि इसका जो लागू किया गया या कोई जैसे अमेंडमेंट बनता है, जो कानून बनता है, उसको लागू कैसे होता है, आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में लागू हुआ या माना जाने लगा। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में साहित्य इतिहास लेखन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया और प्राचीन रचनाओं को आधार बनाकर एक सुव्यवस्थित इतिहास लिखने की कोशिश की गई। 19वीं शताब्दी से पूर्व भी कुछ कवियों और लेखकों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, जिनसे हमें हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ विवरण प्राप्त होते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है आरंभिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा विकास काल और चौथा आधुनिक काल है। तो पहला जो काल है आरंभिक काल, इसको देखते हैं। इस काल में हम उन ग्रंथों को समाविष्ट कर सकते हैं जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों तथा उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाला, कविमाला, कालिदास हजारा आदि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें विभिन्न कवियों के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन जो इनमें प्राय जो आमतौर पर किसी धर्म अथवा संप्रदाय विशेष की भावना से प्रेरित होकर ही कवियों का निर्देश दिया गया है। इसी संदर्भ में काव्य द्रुम, रसचंद्रोदय, दिग्विजय भूषण तथा सुंदरी तिलक आदि रचनाओं के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। भले ही इन ग्रंथों में इतिहास संबंधी अधिक सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, फिर भी ये हिंदी साहित्य लेखन में पर्याप्त सहायक हो सकते हैं। परंतु हमें यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि इन रचनाओं के कालक्रम, सन, संवत, विषय वस्तु आदि का कोई व्यवस्थित विवेचन नहीं किया गया है। इसलिए इन्हें हम ऐतिहासिक रचनाएं नहीं कह सकते हैं। ठीक है। और किसी भी साहित्य के इतिहास के लेखन के लिए जो है अतीत के साहित्य का अनुसंधान, प्राय रचनाओं की प्रामाणिकता, उनकी काल क्रमानुसार ग्रंथ सूची आदि का संग्रह भी आवश्यक है। हिंदी इतिहास लेखन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग अनेक कारणों से नष्ट हो चुका है। कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो आज भी राज पुस्तकालयों या निजी पुस्तकालयों में दबी पड़ी है। अतः यह आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए उपयोगी सामग्री की न केवल खोज की जाए, बल्कि उसका वैज्ञानिक विवेचन भी किया जाए। ऊपर जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, उनमें केवल भक्त कवियों का ही परिचय दिया गया है। अतः ये ग्रंथ साहित्य इतिहास की परिधि में नहीं आ सकते। भक्त कवियों की प्राय यह प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने निजी जीवन की बहुत कम सूचना दी है। यही कारण है कि इन कवियों को हम
केवल बाहरी साक्ष्य यानी बाह्य साक्ष्य के रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है मध्यकाल। मध्यकाल में जो विद्वान थे गारसा द तासी, सॉरी ये ग है जो, सॉरी द दवात वाला, गारसा द तासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आरंभिक युग के बाद मध्यकाल की चर्चा की जा सकती है। इस संदर्भ में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी को दे सकते हैं। गारसा द तासी फ्रेंच भाषा के विद्वान होते हुए भी एशियाई भाषाओं को अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इतस्वार व ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 में। इसमें उन्होंने हिंदी तथा उर्दू के 738 कवियों का वर्ण क्रमानुसार परिचय दिया है। इनमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं। सन 1871 में इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन गारसा द तासी के इस ग्रंथ में अनेक कमियां हैं। पहली बात तो यह है कि लेखक ने उर्दू भाषा को ही हिंदी में मिला लिया है, जिससे ग्रंथ का कलेवर बहुत अधिक बढ़ गया है। इसमें मिला लिया, ठीक है, केवल उसी भाषा में हिंदी। और पहली बात तो ये कि जो उन्होंने उर्दू भाषा को हिंदी में मिला लिया था, और जिससे ग्रंथ का कलेवर बहुत अधिक बढ़ गया है। ग्रंथ के आरंभ में जो 24 पृष्ठों की भूमिका लिखी गई है, केवल उसी में हिंदी भाषा और उसके साहित्य पर विचार किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नहीं किया गया और न ही इसमें साहित्यिक विशेषताओं का परिचय दिया गया है। इन सब कमियों के बावजूद हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गारसा द तासी का यह ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ होने के कारण महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने फ्रांस में बैठे बैठे इस ग्रंथ की रचना की, दूसरा उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का श्री गणेश किया। आज इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गारसा द तासी का मूल्यांकन करते हुए लिखा भी है, वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही जाना जाता है। यह बात तासी के प्रथम प्रयास पर भी लागू होती है। शिव सिंह सेंगर। सन 1883 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की और गारसा द तासी द्वारा आरंभ की गई साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में 998 कवियों के जीवन चरित्र, उनके रचनाकाल तथा उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण दिए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदि इतिहास लेखकों ने शिव सिंह सरोज को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया, लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रवर्ती साहित्यकार आज भी साहित्य इतिहास लेखन में इस ग्रंथ की सहायता लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन। शिव सिंह सेंगर के पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। डॉक्टर ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास लेखन में एक नवीन परंपरा का श्री गणेश किया और पहली बार कवियों, लेखकों आदि का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। यही नहीं, इस ग्रंथ में कवियों द्वारा रचित रचनाओं की प्रवृत्तियों का भी विवरण दिया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य आदि की चर्चा की है।
यही नहीं, उन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी के हिंदी काव्य यानी धार्मिक काव्य को स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी। इस संदर्भ में जॉर्ज ग्रियर्सन लिखते भी हैं, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दतासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे प्रथम लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर लिखने का प्रयास किया। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से डॉक्टर किशोरी लाल ने किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत तथा उर्दू की रचनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मध्यकाल में हम 2 अन्य विदेशी विद्वानों का भी उल्लेख करना चाहेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने का प्रयास किया। इनमें प्रथम है एडविन ग्रिब्स, जिनके ग्रंथ का नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। उधर फ्रांस के तेन नामक लेखक ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी। इन दोनों ग्रंथों में भी हिंदी साहित्य को कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इधर पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी काव्य संग्रह 1873 में तथा राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता कौमुदी 1910 में रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं। पुनः बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखा, लेकिन इस ग्रंथ का पहला भाग तो केवल भाषा विज्ञान से संबंधित है। मिश्र बंधु इस क्रम में अन्य विद्वान हैं। मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। यह 4 भागों में विभक्त है तथा इसके पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि वे एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ प्रस्तुत कर सकें। इसमें कुल 5000 कवियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है और पूरे ग्रंथ को 8 से अधिक भागों में बांटा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे समर्थ लेखक ने भी कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए इसी पुस्तक की सहायता ली है। अनेक नवीन कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय मिश्र बंधुओं को ही जाता है। अगला काल है विकास काल। विकास काल के प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सन 1929 में लिखा गया। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए साहित्य इतिहास का लेखन किया है। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में वे साहित्य के विकास क्रम को प्रस्तुत करते हैं। इस ग्रंथ में वे लिखते भी हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वे लिखते भी जैसे उन्होंने लिखा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। शुक्ल जी ने युगीन परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की है।
उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को कुल 4 खंडों में विभक्त किया है। यद्यपि यह काल विभाजन आज परिपूर्ण सिद्ध हो चुका है, लेकिन अपनी सरलता और स्पष्टता के लिए आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उनके द्वारा दिए गए 4 कालों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा जो वीरगाथा को आदिकाल भी कहा जाता है, दूसरा भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तीसरा रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल, और चौथा है गद्यकाल यानी आधुनिक काल। शुक्ल जी ने भक्ति काल को भी 4 वर्गों में विभक्त कर दिया है। ये है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण राम भक्ति शाखा और सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। शुक्ल जी के साहित्य इतिहास को प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने कवियों तथा साहित्यकारों के जीवन चरित्र के इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं की साहित्यिक महत्ता की ओर विशेष ध्यान दिया है। शुक्ल जी ने लगभग 1000 कवियों और साहित्य इतिहासकारों को अपने इस इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है, लेकिन आधुनिक खोजों के कारण उनके साहित्य इतिहास में कुछ दोष भी उत्पन्न हो गए हैं। उनके द्वारा आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नामकरण पूर्णतया अनुचित सिद्ध हो चुका है। इसके साथ साथ शुक्ल जी ने पूर्व परंपरा से संबंधित तत्वों तथा स्रोतों की भी उपेक्षा की है। फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शुक्ल जी एक युग परिवर्तक साहित्यकार थे। उन्होंने इतिहास लेखन में सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। इस संदर्भ में डॉक्टर सुमन राजे भी लिखते हैं, शुक्ल जी का वर्गीकरण कालजयी भी सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने किसी निश्चित आधार पर विभाजन किया और विभाजन के कारण भी प्रस्तुत किए। अगला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास से अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि तक इस युग में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के कार्य को आगे बढ़ाने वालों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1930 में प्रकाशित किया गया था, रमा शंकर शुक्ल जिन्होंने रसाल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया, सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1934 में प्रकाशित किया आदि के नाम भी गिनवाए जाते हैं। लेकिन इन लेखकों के ग्रंथों में कोई विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि देखने को नहीं मिलती। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कवियों की अपेक्षा विभिन्न कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर भी समुचित प्रकाश डाला है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उदार दृष्टि अपनाते हुए कवियों की आलोचना की है। समकालीन कवियों के तो उन्होंने गुणों का ही वर्णन किया है, दोषों का नहीं। उनके ग्रंथ में इतिहास दृष्टि का सर्वथा अभाव है। तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि में एक नवीन व्याख्या और इतिहास का सृजन करता है। द्विवेदी जी ने देश की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति तथा लोक परंपराओं के संदर्भ में साहित्य के विषय में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन न तो तत्युगीन पराजित हिंदू जाति की मानसिकता का परिणाम है और न ही इस्लाम की प्रक्रिया का। इस संदर्भ में वे लिखते हैं, मैं इस्लाम की महत्ता को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा होता जैसा आज ही है। द्विवेदी जी ने सिद्धों और नाथपंथियों की वाणियों, विचार सारणियों, काव्य शैलियों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। उनका विचार है कि हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्य, कथावस्तु, कथानक रूढ़ियों, रचना शैली, छंद योजना आदि की दृष्टि में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य के ऋणी है। द्विवेदी जी
के दो अन्य साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल भी उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विशेष योगदान दिया है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ 1938 में प्रकाशित हुआ और इनमें संवत 750 से संवत 1750 तक की कालावधि का साहित्य संग्रहित है। अगले जो लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण करते हुए अपने ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। पहला है संधिकाल, दूसरा चारणकाल, तीसरा भक्तिकाल की अनुकर्मणिका, चौथा भक्तिकाल, पांचवा प्रेम काव्य, राम काव्य और सातवां है कृष्ण काव्य। यह ग्रंथ पाठकों में बड़ा लोकप्रिय हुआ। इसकी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर गुप्त ने लिखा भी है, कवियों के मूल्यांकन में अवश्य लेखक ने अधिक सहृदयता व कलात्मकता का परिचय दिया है। अनेक कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्यमय हो उठी है, जो कि डॉक्टर जो वर्मा के कवि पक्ष का संकेत देती है। पांचवें कवि है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद जो डॉक्टर हैं धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। इसमें रासो काव्य परंपरा को एक नूतन रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः यह अनेक दृष्टियों में से एक साहित्य इतिहास ग्रंथ सिद्ध हुआ है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य सम्मिलित रूप से किया जाने लगा। इसके माध्यम से पाठक अनेक प्रमाणिक तथ्यों से परिचित हुए। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस ग्रंथ को 18 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सैद्धांतिक तथा वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण किया गया है। इस कार्य में 100 से अधिक विद्वानों ने सहयोग किया है, इसलिए यह ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास की अमूल्य निधि मानी जाती है। इस ग्रंथ का 6ठा भाग रोतिकाल डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित किया गया है। अगले जो कवि हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1757 से 1857 तक, पूरे 100 वर्ष तक। इन दोनों ग्रंथों में 150 वर्षों के हिंदी साहित्य का मौलिक अध्ययन किया गया है। इनमें वार्ष्णेय जी ने भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया है। अगले कवि डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने अपने ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1900 से 1950 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त प्रसाद, निराला, पंत, प्रेमचंद, जनेन्द्र कुमार, रामचंद्र शुक्ल आदि साहित्यकारों तथा उनकी कृतियों का विवेचन किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास को समझने के लिए डॉक्टर वार्ष्णेय तथा डॉक्टर लाल के ग्रंथ काफ़ी उपयोगी हैं। अगले कवि हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को विकसित करने में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का विशेष योगदान रहा है। उनके द्वारा लिखित ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 में प्रकाशित हुआ। वस्तुतः गुप्त जी ने अनेक वर्षों के मौलिक चिंतन के पश्चात कुछ नवीन उद्भावनाओं के साथ इस ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है
विद्वान लेखक ने इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए सृजनात्मक व्यक्तित्व, परंपरा, वातावरण आदि को ध्यान में रखा है। दूसरी, उन्होंने हिंदी भाषा का उद्भव काल 11वीं शताब्दी को माना है और भर्तृहरि बाहुबली रास को ही हिंदी की प्रथम कृति स्वीकार किया है। उन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल को प्रामक कहा है। गुप्त जी ने भक्तिकालीन प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को शुद्ध भारतीय काव्य परंपरा घोषित किया है। साथ ही उन्होंने भक्ति काव्य में शिव, पार्वती, दुर्गा, ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत आदि तथा सुदामा आदि से संबंधित लगभग 100 काव्य ग्रंथों को भक्ति काल में स्थान दिया है। डॉक्टर ये गलत टाइप हो गया था, ये आएगा डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज यह सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ माना गया है। सामूहिक प्रयास होने के कारण इस ग्रंथ में कुछ स्थलों पर दृष्टि भेद का होना स्वाभाविक है, फिर भी इसमें साहित्य इतिहास लेखन के आवश्यक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का क्रम यहीं तक नहीं रुका। आज कुछ ऐसे शोध ग्रंथ तथा समीक्षा ग्रंथ भी लिखे गए हैं जो हिंदी साहित्य इतिहास की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर भागीरथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित भक्ति काव्य की भूमिका, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा रचित राधा बल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य और डॉक्टर टीकम सिंह तोमर द्वारा रचित हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का अतीत और डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया द्वारा रचित राजस्थान का पिंगल साहित्य आदि कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। इसी प्रकार डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह रचित राम भक्ति में रसिक संप्रदाय, डॉक्टर सियाराम तिवारी द्वारा रचित मध्यकालीन खंड काव्य तथा डॉक्टर इंद्रपाल सिंह द्वारा रचित रीतिकाल का प्रबंध काव्य आदि कुछ मौलिक ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य की विभिन्न काव्य धाराओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इधर सन 1986 में 2 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। इनमें से प्रथम डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा दूसरा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा काफ़ी लंबी है। निश्चय से इसका आरंभ फ्रेंच विद्वान गौरसद ताशी ने किया। आगे चलकर जॉर्ज गिरसन, शिव सिंह सेंगर तथा मिश्र बंधुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। परवर्ती लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र सिंह आदि ने नवीन दृष्टिकोणों और चिंतन पद्धतियों द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को एक नवीन दृष्टि या दिशा प्रदान की। साहित्य इतिहास लेखन की यह प्रक्रिया आज भी निरंतर जारी है। इधर प्रांतीय भाषाओं में कुछ साहित्य इतिहास प्रकाशित हो चुके हैं, यथा हिंदी जो बिहार का हिंदी साहित्य, पंजाब का हिंदी साहित्य तथा उत्तर प्रदेश का हिंदी साहित्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के हिंदी साहित्य संबंधी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस दिशा में अनेक शोधार्थी प्रयत्नशील हैं, इसलिए कुछ विद्वान साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन था। ये आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।